हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दिन हम लोग बायो-सवार्ट लॉ के बारे में बात किए थे कि जी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सोर्स क्या होता है, करंट होता है, और डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, बायो-सवार्ट लॉ। और बायो-सवार्ट लॉ को अप्लाई करके हम लोग स्ट्रेट वायर के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी एक एक्सप्रेशन निकाले थे, उसके एक फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बायो-सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उस वक्त हम लोग क्या किए थे, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो सर्कुलर लूप है, मतलब सर्कुलर कंडक्टर है, उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग देखेंगे। और दो पोजीशन में निकालेंगे, एक तो है सेंटर में कितना फील्ड बनता है और इसके एक्सिस में किसी भी पॉइंट में कितना फील्ड बनता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में करंट ऐसे बह रहा है, सर्कुलर कंडक्टर में आई करंट बह रहा है, तो उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग पहले निकालेंगे। समझ में आ गया? पहले हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाले थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। लॉ वही है, बायो-सवार्ट लॉ, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मान लेते कि मेरे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है जो कि आई करंट फ्लो हो रहा है जिसमें, और उसका रेडियस क्या है, r, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। तो बायो-सवार्ट लॉ कैसे लगाते हैं, हम लोग एक छोटा पार्ट लेते हैं, जो करंट बह रहा है वो जो वायर होता है उसका एक छोटा एलिमेंट रहते हैं, और उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बायो-सवार्ट लॉ से पता चलता है, उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग एक छोटा पोर्शन के लिए अगर लिख लेते हैं तो उसको अगर हम लोग सुइटेबल लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब सम कर देते हैं, तो पूरा लूप के लिए भी निकल जाएगा। तो हम लोग एक छोटा पोर्शन लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा वायर है, उसका एक लिटिल छोटा पोर्शन डीएल लेते हैं। डीएल वेक्टर किधर होगा, टेंजेंट होता है वायर से, तो इसे टेंजेंट यहाँ पे लेने से क्या होगा, ये होगा डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर से जिस पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट का जो दूरी होता है उसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर। उसका वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है, और वेक्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, डीएल से उस पॉइंट तक। ठीक है, आर वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। डीएल से हम लोग उस पॉइंट को जोड़ देंगे जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो वेक्टर बनेगा वो है आर वेक्टर्स। और डीएल वेक्टर कैसे बनता है, वायर के साथ हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डीएल और आर है उसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। ये सिर्फ इस जगह के लिए नहीं है, अगर हम लोग इस जगह पे लेंगे तो यहाँ पे डीएल ऐसे होगा और रेडियस ऐसे होगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक सर्कल जो होता है उसके जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ के जो रेडियस वेक्टर है, मतलब आर वेक्टर्स, उसके साथ डीएल वेक्टर का हमेशा क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल क्या होगा, बायो-सवार्ट लॉ से डी वी इज इक्वल्स टू μ0/4π, जो कि कांस्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई डी एल साइन यहाँ पे 90 है बाई आर स्क्वायर। साइन 90 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये हो गया डी वी। डी वी मतलब एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा पोर्शन के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, तो पूरा लूप के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर होल लूप कितना होगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4π आई डी एल बाई आर स्क्वायर। इसमें μ0/4π लिखते हैं, आई और आर स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, सिर्फ डीएल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकल गया, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन में क्या आता है, सिर्फ वेरिएबल आता है। तो आई तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, हर एक प्लेस का डिस्टेंस कितना है,
अगर हम लोग यहाँ से dl लेंगे तो उसके साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस भी r होगा, मतलब रेडियस तो हर एक जगह पे सेम होता है, तो वो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन जो ले रहे हैं dl मतलब क्या है, एक छोटा सा लेंथ dl है। dl का इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझाए थे कि इंटीग्रेशन मतलब होता है सम। तो एक छोटा dl है उसको अगर सम कर दें, जितना भी dl है इस लूप का, जितना भी dl है dl करके सबका सम कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा। लूप क्या है, लूप बहुत सारा छोटा छोटा dl मिला के पूरा लूप बना है। तो छोटा छोटा जो dl है सबको अगर सम कर देंगे तो पूरा लूप का जो सर्कमफेरेंस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं μ0I/4πr²। dl का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, सिर्फ l होता है कि नहीं होता है, सिर्फ l। तो ये जो सिर्फ l है, l मतलब लेंथ ऑफ द होल वायर, तो उसकी जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, टू पाई r डाल सकते हैं। ओके, सो पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या रहेगा, μ0I/2r, इसको ध्यान में रखना है, μ0I/2r। तो एक सर्कुलर कंडक्टर में अगर I करंट बह रहा है और उसका रेडियस r है तो उसका सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग को डायरेक्शन भी निकालना है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या देखे थे कि dv वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, μ0/4π I dl क्रॉस r/r³। dl क्रॉस r करना पड़ेगा, dl किधर है, इधर, और r किधर है, इधर। तो dl क्रॉस r करेंगे तो इधर होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। dl क्रॉस r a क्रॉस b करना आता है कि नहीं आता है, जो हम लोग a क्रॉस b 11 में किए थे, वहाँ पे क्या होता है, a से लेके b तक एक स्क्रू को घुमाना है, वो जिधर जाएगा वही a क्रॉस b का डायरेक्शन है। या फिर हम लोग राइट हैंड का जो फिंगर्स है, चारों फिंगर, उसको फर्स्ट वेक्टर के a वेक्टर की ओर रखेंगे और उसको b वेक्टर की ओर घुमाएंगे, जो थंब का पोजीशन होगा वो a क्रॉस b होगा। तो हम लोग किसी भी रूल लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग स्क्रू क्रॉक रूल लगाएंगे तो dl फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे कितना है, बाहर की ओर आएगा। तो बाहर आने वाला वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पहले ही बोला था। तो इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, पॉइंट ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, अब ये सर्कुलर जो कंडक्टर होता है उसके लिए और एक रूल्स है। अगर सर्कुलर कंडक्टर में करंट बह रहा है तो आप क्या, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि जो जिधर करंट बह रहा है वहाँ पे राइट हैंड का चारों फिंगर करंट की ओर घुमा देते हैं ऐसे। तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। स्टेट कंडक्टर में क्या था, मेरा थंब करंट की ओर रख रहा था और ए मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रख रहे हैं, घुमा रहे हैं, और ए मैग्नेटिक फील्ड शो, थंब मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। समझ में आ गया, वो कहाँ से है, एक्चुअली यहाँ से ही आया, उसको अच्छे से समझना होगा। वो वेक्टर फॉर्म है, उसको ध्यान में रख के काम करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर में इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सियल पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग लूप के सेंटर में कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, लूप का एक्सिस क्या होता है, ए लूप है, लूप दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं, ऐसा लूप है, लेकिन हम लोग साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके बनाया लूप। एक्चुअली लूप क्या है, ऐसे है, उसको दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, लेकिन वो ऐसा है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे लूप को हम लोग ऐसे देख रहे हैं साइड से, तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और उसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, इधर एक्सिस। तो लूप का जो एक्सिस है, उसके एक्सिस के एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से एक डिस्टेंस है, और इसका रेडियस को हम लोग आर ना मान के ए माना। क्यों माना, क्योंकि आर एक दूसरा मीनिंग होता है ना, आर मतलब डीएल के साथ वो आर वेक्टर, तो मतलब मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको अलग मान लेते हैं। रेडियस इज ए, रेडियस का मान लेते हैं, यहाँ पे रेडियस ए मान लेते हैं, और एक डिस्टेंस की दूरी पर, सेंटर से एक डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक ही प्रोसीड्यूर है, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसके लिए बायो सावर्ट लॉ लगा के यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद
इंटीग्रेट कर देंगे ताकि पूरा लूप के लिए वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बने वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे डीएल लेते हैं, एक छोटा सा डीएल, समझ में आ रहा है? डीएल कैसे ले रहे हैं? छोटा सा डीएल मतलब ए डीएल, तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? इधर तुम्हारे ओर होगा, पॉइंटिंग आउट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये एक लूप है, यहाँ पे अगर डीएल लेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, और नीचे एक डीएल लेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर यहाँ पे करंट ऐसे बह रहे हैं, समझ में आया? टेंजेंट। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इधर से देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं, उसको अगर इधर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटवर्ड और ये हो जाएगा इनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही चीज़ को हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये जो ऐसा है वो इनवर्ड हो जाएगा और ये जो ऐसे है वो आउटवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे हम लोग इसको करते हैं। तो इसका जो डीएल है उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर करंट बह रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और यहाँ पे अगर डीएल लेंगे छोटा सा तो इसका इनसाइड होगा, ऐसे। तो इस डीएल के साथ डीएल का डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीएल मतलब ऐसा पॉइंटिंग आउटवर्ड, ऐसा डीएल निकल रहा है, यहाँ पर डीएल अंदर जा रहा है। तो इसके साथ इसका कनेक्शन में आर मान लेते हैं, डिस्टेंस। ये आर वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना? आर वेक्टर है, तो इसका लेंथ आर है और रेडियस तो ए है। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? डीवी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, एक डीएल के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? डीवी इज इक्वल्स टू μ0/4π I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना है वो पहले देखना पड़ेगा। थीटा कितना है देखो, अच्छे से देखना। ये है डीएल, बाहर निकल रहा है, और ये है, अच्छे से देखना, देखो ये है आर और ये है डीएल। तो आर और डीएल के बीच में कितना एंगल है? इसके ऐसे दिखने से दिक्कत हो रहा है, ऐसे देखो परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है। इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं एक एनिमेशन भेज दूंगा है क्लास के बाद। तो साइन 90 है तो क्या हो जाएगा? μ0/4π I dl बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड्स, एक लिटिल पोर्शन के लिए। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ए डीएल है और आर है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ए डी वी वेक्टर। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, डीवी का तो वेक्टर होना चाहिए ना, तो वो कैसा होगा? डीएल और आर के साथ परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी का रूल है यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्योंकि आर डिस्टेंस दूरी पे ही है तो उसके लिए भी इतना ही बनेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 है, ये 60 है तो इसको तो 30 होना ही है, तभी जाके ये मिला के 90 होगा। मतलब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करना है, एक डीएल लिया ए मिला और एक डीएल लिया ए मिला। अब हम लोग को क्या लेना है? हम लोग जो पूरा लूप है सबका डीएल लेना है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और उसके बाद ऐड करना है। तो हम लोग जब 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम लोग नॉर्मल वे में नहीं करते, √/a² + b² 2ab cos ऐसे नहीं करते, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पोनेंट डिवाइड मेथड से करते हैं ताकि वो सिंपल हो जाए। तो कॉम्पोनेंट डिवाइड मेथड से कैसे कर सकते हैं? इसको कॉम्पोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा पार्ट इधर रहेगा dv cos थीटा, और इसका एक पार्ट इधर रहेगा वो होगा dv sin थीटा। इसका भी 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट निकलेगा, एक तो इधर निकलेगा dv cos थीटा और एक इधर निकलेगा एक ही जगह पे dv sin थीटा। ये तो प्रॉपर्टी है ना एक वेक्टर का, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, इसको हम लोग इधर और इधर करके डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर का प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर और नीचे में पार्ट लिया,
तो जो डी बी कॉस थीटा है, ऊपर एक डी बी कॉस थीटा, नीचे डी बी कॉस थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको तो डिवाइड कर लिया और इधर 2 पार्ट ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ 2 लेने के लिए जो डी बी साइन थीटा है वो ऐड हो गया और डी बी कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट खत्म हो गया। अगर पूरा लूप के लिए लेंगे तो यहाँ पे अगर एक डी एल है तो यहाँ पे भी है, मतलब ऊपर में एक डी एल है तो नीचे एक डी एल है, दाएं तरफ एक डी एल है तो बाएं तरफ एक, मतलब पेयर में है। तो उसके लिए हर हम डीएल के लिए लेंगे, पूरा जो लूप के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा ऐड होता रहेगा, डी बी कॉस थीटा कैंसिल होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट फील्ड क्या बनेगा, नेट फील्ड बनेगा डी बी साइन थीटा जो है उसका सम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा लूप के लिए क्या होगा, डी बी साइन थीटा जो है ऐड होके एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और डी बी कॉस थीटा सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाले के लिए डी बी कॉस थीटा और नीचे वाले के लिए डी बी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। दाएं तरफ डी एल के लिए डी बी कॉस थीटा, बाएं तरफ के लिए कॉम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ के लिए और यहाँ के लिए कॉन्जुगेट है वो पेयर वाइज कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ बचेगा कौन, डी बी साइन थीटा का सम करना पड़ेगा। डी बी साइन थीटा तो ढेर सारा है तो उसका सम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी बी का वैल्यू कितना है, डी बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, μ0/4π आई डी एल बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब कितना a, हाइपोटेनस मतलब r, उसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे कौन सा चीज़ कांस्टेंट है, μ0/4π कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ का इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, हर जगह पे सेम है। यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से सब जगह से डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। ऐसा है तो हर जगह से इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, एक कोन शेप का है कोन, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ बचेगा ए भी कांस्टेंट है, ए मतलब रेडियस, तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, आई ए बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ओनली डी एल रहेगा। आप देखो डी एल का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, डी एल जोड़ देना, सब डी एल जोड़ देना, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लूप। टोटल लेंथ ऑफ द लूप मतलब क्या है, सर्कमफरेंस है। टोटल लेंथ ऑफ द लूप मतलब सर्कमफरेंस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ0/4π आई ए बाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले आर क्यूब लिखते हैं। और डी एल मतलब क्या होता है, 2πa, होगा कि नहीं होगा। डी एल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब सम ऑफ ऑल डी एल, मतलब टोटल लेंथ एल लिख सकते हैं। तो टोटल लेंथ कितना होगा, 2πa। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, μ0I² यहाँ पे आर तो नहीं लिख सकते हम लोग, वो तो इंटरनल बात है, आर को हटाना है। सिर्फ रेडियस अवेलेबल है और एक्स अवेलेबल है, तो आर को हटाना है। आर को कैसे हटाएंगे, μ0I²/2 आर क्यूब था, सॉरी आर क्यूब। आर मतलब क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे आर देखो, आर का मतलब होगा √a² + x², होगा कि नहीं। इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, a² + x² होल टू द पावर हाफ, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका अगर क्यूब लेंगे, आर का क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁵/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग अलग से लिख देते हैं कि सर्कुलर लूप के लिए एक्सियल पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0I रेडियस स्क्वायर बाई 2 इंटू रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो पिछले वाला फॉर्मूला जो था μ0I/2πr वो था सेंटर में और ये था एक्सियल पॉइंट में। तो कौन सा फॉर्मूला जनरल है, ये फॉर्मूला जनरल है। इससे हम लोग सेंटर में भी कितना बनेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर के लिए क्या होगा, एट सेंटर क्या होगा बोलो, एट सेंटर मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, 0। हम लोग इतना डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटर में चाहिए मतलब एक्स को 0 बना दो, मतलब सेंटर में ही चाहिए, कुछ डिस्टेंस में नहीं चाहिए। तो हम लोग एक्स की जगह क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं। तो एक्स की जगह 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² 3/2, तो हो जाएगा a³। ऊपर है a², नीचे है a³, तो a² और a³ में कट जाएगा, एक a रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, μ0I/2a। सेंटर वाला फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला, μ0/2r था, यहाँ पे 2a निकला क्योंकि हम लोग रेडियस अलग पकड़ा इसीलिए।
ठीक है। वहाँ पे हम लोग रेडियस अलग नहीं पकड़ा क्योंकि वो आर और ओ आर एक ही था, तो वो काम हो गया। लेकिन यहाँ पे आर मतलब अलग मीनिंग होता है ना, इसीलिए हम लोग अलग पकड़ा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका जो एनिमेशन है वो हम लोग यूट्यूब का दूसरा वीडियो शेयर कर देंगे, इसको उसको पहले देखना, उसके बाद ये क्लास को फॉलो करना, तो मतलब ईजी हो सकता है कैलकुलेशन। इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है सॉरी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, कैपिटल N इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ टर्न्स फार्मूला में नहीं था, वो कोई बड़ा बात नहीं है। फार्मूला के साथ n मल्टीपल होगा, जितना ज़्यादा टर्न रहेगा, मान लेते कि एक कॉइल ऐसा है, अगर ऐसे ऐसे करके कई सारा टर्न है तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ मल्टीपल हो जाएगा और कुछ नहीं। एक के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा 10 के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, n होगा एम्पियर, करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, तो एट द सेंटर क्या होता है, म्यू 0 I बाई 2R होता है कि नहीं होता है। तो म्यू 0 मतलब क्या होता है, म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर है। यहाँ पे करंट कितना बह रहा है 5 एम्पियर, 2 रेडियस कितना है, रेडियस 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा लगभग 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इसको याद रखना, टेस्ला। वो क्या है बाद में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, इसे हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल T लिखते हैं, ऐसा सिस्टम है। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे यहाँ पे और एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे n मल्टीपल हो जाएगा ना, n नंबर ऑफ टर्न है, तो n कितना है, n 10 है, तो यहाँ पे 10 मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। अब देखो एट द सेंटर, सेंटर में हो गया। अब एक्सियल पॉइंट में क्या होता है, म्यू 0 I स्क्वायर बाय 2 इंटू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। म्यू 0 मतलब 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, आई मतलब 5, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे होगा 25, एक्स मतलब कितना डिस्टेंस में हम लोग चाहिए, 12 मीटर डिस्टेंस में चाहिए, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 144 टू दी पावर 3/2। इसमें क्या होगा 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 25 इंटू 5 125 मल्टीप्लाई 250 इंटू पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और नीचे कितना आएगा देखो 25 और 144 मिला हुआ 169 टू दी पावर 3/2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 169 टू दी पावर जो 3/2 है, ये तो सिंपल है, 169 टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं और उसका होल पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 169 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर 250 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 बाई 13 का क्यूब। समझ में आया कैसे आया, इसको थोड़ा सा बैठाना कैलकुलेटर में, कुछ आंसर मिल जाएगा। इतना टेस्ला कैसे बैठा रहे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न गुना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा 10 टू द माइनस 6 हो जाएगा। समझ में आया, नंबर ऑफ टर्न सिर्फ गुना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ n गुना हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे कुछ बात नहीं, समझ में आया, अच्छे से देख लो। NCERT का पहला कुछ प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर बेस करके है। और आज का क्लास का जो प्रॉब्लम हुआ है, मतलब उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डायग्राम 3 डायमेंशनल है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो शेयर कर देंगे, उसे थोड़ा सा देख लेना इस क्लास के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।